के लिए स्क्वाड की जरूरत होगी जो कि आपकी एबिलिटीज को भी छिपाए रखे और हाई रैंकिंग हंटर्स के साथ रेडिंग करने के बजाय अगर किसी को इस तरीके से जाना जाए कि मैंने सफलता पूर्वक रेड्स को कंप्लीट किया है, वो भी एक ई रैंक हंटर के साथ, तो ये और भी ज्यादा मेरे फेवर में काम करेगा। और फिर जिन्हो सोचता है कि जिन्हो कम से कम बी रैंक का हंटर है और शायद ये यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा हायर रैंक का हो, और भले ये अभी ई रैंक का है लेकिन इसने एक सी रैंक बॉस और सी रैंक के कई सारे हंटर्स को भी हरा दिया है, वो भी बिना एक जख्म मिले। और अगर मैंने उन जैसे धोखेबाज हंटर्स को रिक्रूट किया तो शायद मैं अपनी जान भी गवा बैठूं, लेकिन जिन्हो ने अपने आप को पहले ही प्रूव कर दिया है। भले ही शायद ये हार्टलेस दिखता हो लेकिन ये वही है जिसने मुझे उस स्पाइडर और उस हुआंग डोंगसुक और उसके लोगों से मुझे बचाया है। और तभी जिन्हो कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो जिन्हो तुरंत ही एक कॉपी को जिन्हो को दे देता है और जैसे जिन्हो इसे पढ़ता है तो उसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हो जिन्हा से कहता है कि आखिर अचानक से तुम मेरे साथ वर्कआउट क्यों करना चाहती हो। तो जिन्हा कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमने थोड़ी एक्सरसाइज क्या कर ली, इस वजह से तुम इतराने लगी हो, और तो और वैसे भी मैं पूरे दिन डेस्क पे ही बैठी रहती हूँ। तो जिन्हो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। और रनिंग के दौरान जिन्हो जिन्हा से पूछता है कि अगर अचानक से तुम्हें 30 बिलियन वॉन मिल जाते हैं तो आखिर तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी। तो जिन्हा कहती है कि उनमें से कुछ पैसों को मैं सेविंग अकाउंट्स में डाल दूंगी और शायद इसके बाद बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊं। तो जिन्हो पूछता है कि लेकिन बाकी का क्या करोगी। तो जिन्हा कहती है कि मैंने सच में कभी भी इस बारे में नहीं सोचा है, और वैसे भी ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि ये हकीकत में तो नहीं हो सकता है। और इस बात को सुन के जिन्हो दौड़ते हुए आगे चला जाता है जबकि जिन्हा इस तरफ थक गई होती है और जिन्हो दौड़ते समय 30 बिलियन वॉन के बारे में सोचते हुए कल की बात को सोचने लगता है जहाँ एक कैफे में जिन्हो से मिला था और जिन्हो ने बताया था कि ये लोग इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिससे कि इसे गिल्ड के ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 30 बिलियन वॉन है, लेकिन शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो। और जिन्हो जब सुनता है कि 30 बिलियन वॉन की कीमत की बिल्डिंग को बनाया है सिर्फ 19 सी रैंक रेड्स को करने के लिए, तो ये इस बात को सुन के थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि ये तो एक छोटा सा प्राइस है जो तुम पे करोगे अगर तुम सच में एक गिल्ड मास्टर बन जाते हो। तो जिन्हो कहता है कि सर आपने बिल्कुल सही सोचा। तो जिन्हो सोचने लगता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, और इसने जो 30 बिलियन वॉन का ऑफर दिया है तो नॉर्मली मेरे पास ऐसी कोई सी भी वजह नहीं है जिससे कि मैं इसे इनकार कर सकूं, लेकिन मैं थोड़ा स्पेशल हूँ और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं काफी स्पेशल हूँ, यहाँ तक कि उन रीअवेकेंड लोगों के बीच में भी। और मेरे अलावा दुनिया में ऐसा कोई सा भी हंटर नहीं है जो कि समय के साथ काफी पावरफुल होता जाए, और अगर मैं इसी तरीके से लेवल अप करता रहा तो मैं काफी जल्दी एस रैंक पे भी पहुंच जाऊंगा और यहाँ तक कि शायद उससे भी ज्यादा हायर रैंक पे पहुंच जाऊं। और अगर ऐसा होता है तो उसके सामने तो ये 30 बिलियन वॉन तो एक छोटी सी रकम है, लेकिन और फिर जिन्हो कहता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो जिन्हो कहता है कि बिल्कुल सर मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। तो जिन्हो कहता है कि तुम और मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे इन रेड्स पे। और इस चीज को सुनते ही जिन्हो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी बुरी तरीके से डर जाता है और ये कहता है कि सर अगर आपने जो कहा है अगर मैंने वो सही सुना है तो आपके कहने का मतलब ये है ना कि हम दोनों सी रैंक डंजन्स को क्लियर करेंगे, और क्या यही आप कहना चाह रहे हैं। तो जिन्हो कहता है कि हाँ तुम एकदम अच्छी तरीके से समझ गए हो। तो जिन्हो कहता है कि लेकिन हमें कम से कम 10 मेंबर्स की जरूरत होगी एक सी रैंक गेट्स के अंदर एंटर करने के लिए। तो जिन्हो कहता है कि लोगों को तो खरीदा भी जा सकता है, और अगर हम उन्हें बता दें कि उन्हें बस वहाँ पे रहने का पेमेंट मिलेगा जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा, और इस तरीके से हम हुआंग डोंगसुक के मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद भी जिन्हो कहता है कि तब भी सर ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा ना। तो जिन्हो कहता है कि तुम्हें जितना देखता है उतना ही तुम समझते हो, अगर तुम इसी चीज को अलग नजरिए से देखो तो कि कोई भी हर्ट नहीं होगा अगर हम ठीक रहते हैं तो। और एक बार इस बारे में ध्यान से सोचो कि जब हम सफलता पूर्वक 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी एक स्क्वाड बनाने के बाद, तो हमें एक स्ट्राइक स्क्वाड के रूप में जाना जाएगा जिन्होंने बिना किसी एक्सीडेंट के पूरी 19 की 19 रेड्स को क्लियर किया है। और ये चीज तो तुम्हारी भी मदद कर सकती है अपने फादर को कन्विंस करने में कि तुम काफी कैपेबल हो। और इस बात को सुनते ही सारी चीजें जिन्हो को समझ में आ जाती हैं और ये तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं काफी जल्दी एक टीम बना दूंगा। जबकि प्रेजेंट में जिन्हो का जो डेली क्वेस्ट होता है ट्रेनिंग करने का वो कंप्लीट हो जाता है, और जिन्हो रुकते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं ख्यालों में इतना खो गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया, और अभी तक जिन्हा भी इसके पास नहीं आई होती है। और जिन्हो देखता है कि इसने जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की है तो सिस्टम उन्हें भी गिन रहा है जबकि क्वेस्ट तो पहले कंप्लीट हो चुका है। जिन्हो फिर ऐसे ही काफी ज्यादा एक्सरसाइज करता है और फिर हमें वॉशिंगटन यूएसए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मस्कुलर बंदा किसी से 2 सर्वाइवर्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, और जैसे एक लड़की आती है वो कहती है
है कि मिस्टर हुआंग, आपको आखिर इस समय पे क्या काम है। हुआंग डोंगसू कहता है कि क्या होगा अगर मैंने कोरिया के अंदर किसी को मार दिया तो। और इस चीज को सुन के ये लड़की भी थोड़ी सी घबराते हुए कहती है कि यूएसए और कोरिया के बीच में ऐसा कोई सा भी एक्स्ट्रा एग्रीमेंट नहीं है उन हंटर्स के लिए जो कि क्राइम्स करते हो, लेकिन क्योंकि आप एक अमेरिकन हंटर है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जहाँ तक है नेगोशिएट करके आपको कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। तो वांग डोंगसू कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को मार दिया है और तब तक मुझे चैन नहीं आएगा जब तक कि मैं उन्हें नहीं मार देता हूँ। और वैसे तो भाई लोग इसकी गिल्ड का नाम स्कैवेंजर है, लेकिन हम इसे स्काईवेंजर गिल्ड बुलाएंगे और ये स्काईवेंजर गिल्ड का एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू है। और ये डोंगसू सोचता है कि उस स्ट्राइक स्क्वाड के सभी 8 लोग मारे गए जिनमें से एक मेरा भाई भी था, लेकिन आखिर वो 2 हंटर्स कैसे सरवाइव कर गए। और सर्वाइवर्स में से एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर है और डोंगसू इस तरह का बंदा नहीं है जो कि अपने कमजोर साथी के लिए अपनी जान को खतरे में डाले। और उससे भी बढ़कर वो दोनों तो ऑफिशियल मेंबर भी नहीं थे स्क्वाड के, बल्कि उन्हें तो नंबर्स पूरा करने के लिए ही रिक्रूट किया गया था। तो पक्का उन कमीनों ने ही जाल बिछा के डोंगसू को मारा होगा और इसी वजह से मैं उससे हमेशा कहता रहता था कि वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर ये इस लोरा से कहता है कि मुझे कोरिया जाना है इसलिए मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो। तो लोरा इसे रोकते हुए कहती है कि मिस्टर हुआंग, गिल्ड की एक्टिविटीज रुक जाएंगी अगर आप अचानक से यहाँ से चले जाते हैं। तो हुआंग पूछता है कि तो आखिर मैं इस शेड्यूल से कब फ्री हो रहा हूँ। तो लोरा बताती है कि आप अगले 2 महीनों तक पूरी तरीके से बुक हो रखे हैं। तो वांग डोंगसू कहता है कि क्या पूरे 2 महीनों तक क्या मुझे फ्यूनरल अरेंज करने का भी समय नहीं मिलेगा। चलो कोई ना, लेकिन तुम अच्छे से याद रखना कि उस दिन के बाद मेरा शेड्यूल फ्री रहे। तो लोरा पूछती है कि क्या आप इस चीज को लेके श्योर हैं। तो वांग डोंगसू कहता है कि उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों हरामखोर 2 महीनों में कहीं मर ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। डी रैंक हंटर जिनहो और ई रैंक हंटर सुंग जिनवो, तुम दोनों बस इंतजार करो। जबकि इस तरफ रात के समय हम एक जगह सुंग जिनवो को देखते हैं जहाँ पे अपने डैगर को लेके पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है और एक डंजन की की को बाहर निकाल के कहता है कि अब जब मैंने डेली क्वेस्ट की दुगनी ट्रेनिंग कर ली है तो इसके बदले में मुझे एक हिडन क्वेस्ट मिली है और ये चाबी डीमन कैसल की है जो कि एस रैंक जितना कठिन होगा। और सुंग जिनवो इस चाबी को देखते हुए कहता है कि और मुझे एक तरीके से ये तो मालूम था कि इस बारी मुझे बेहतर रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे एक एस रैंक आइटम मिल गया है। और मुझे अब लगता है कि मुझे ये हिडन क्वेस्ट सिर्फ तभी मिलेंगे जब मैं डेली क्वेस्ट के रिक्वायरमेंट्स को पार कर लेता हूँ। और ये एक वन टाइम चीज हो सकती है क्योंकि मैंने एक रैंडम ब्लेस्ड लूट बॉक्स को चूज किया है, तो इस वजह से शायद अब इसे रैंडम कर्स्ड लूट बॉक्स नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी मुझे तो डंजन की मिल चुकी है तो अब मुझे इसमें एंटर कर लेना चाहिए। और इस चाबी को इस्तेमाल करके सुंग जिनवो इस हिडन डंजन के अंदर एंटर करने लगता है और इसके सामने का नजारा वाकई में काफी खौफनाक सा होता है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगों में चारों तरफ आगी आग लगी हुई होती है। और इस चीज को देखते हुए मन में कहता है कि अगर की का डिफिकल्टी लेवल डंजन रैंक के जैसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक एस रैंक डंजन है, तो मेरा तो यहाँ पे सरवाइव करने का सवाल ही नहीं उठता है। और वैसे तो ऐसा नहीं बताया गया है कि जो डंजन की रैंक होगी वो आइटम की डिफिकल्टी लेवल की जितनी होगी, और अगर ऐसा होता तो आइटम को भी ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो जब मुझे ई रैंक की मिली थी तो उससे मैं एक इजी डंजन के अंदर गया था जहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये ई रैंक की हो। लेकिन क्या हो अगर आइटम की डिफिकल्टी लेवल असल में डंजन की लेवल जितनी हो, तो इस हिसाब से ये एस रैंक डंजन है। लेकिन अभी मेरे पास वो टेलीपोर्टेशन स्टोन है जो कि मुझे इंस्टांस डंजन से मिला था, तो मैं उसे तुरंत ही इस्तेमाल कर लूंगा अगर चीजें खतरनाक हुई तो। और इस सिचुएशन के अंदर अभी मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं अपना पूरा जोर लगा दूं, क्योंकि काफी जल्दी मैं और जिन्हों को अपने दम पे सी रैंक डंजन्स को क्लियर करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए मुझे ये जानने की जरूरत है कि आखिर मैं एग्जैक्टली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब जिन्हो आगे बढ़ रहा होता है तभी हम आग की लपटों के बीच में बैठे हुए एक काफी खूंखार से मॉन्स्टर को बैठे हुए देखते हैं, जबकि जिन्हो कहता है कि अगर मैंने बस डर के मारे ही हार मान ली तो मैं कभी भी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये हेल का गेट कीपर सेरेबिरस होता है और इसकी तरफ पढ़ते हुए जिन्हो कहता है कि मैं अब यहाँ तक कि और भी ज्यादा ताकतवर होने वाला हूँ और मैं अपने आप को भी यहाँ पे मरने नहीं दे सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे तो मैं लेवल अप करूंगा।